इस क्वेश्चन को पहले हम देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेकेंड मैसेंजर एडिनोसिन 3' 5' साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट इस इसमें इनकरेक्ट देखना है। इट एक्ट सेकेंड मैसेंजर फॉर मैनी रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स, सही है क्योंकि साइक्लिक एमपी रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स की तरह काम करता है, सेकेंडरी मैसेंजर का काम करता है। सेकेंड, इट एक्ट्स एज एन इंट्रासेलुलर सेकेंड मैसेंजर इन न्यूरॉन्स, सही है, न्यूरॉन्स में सेकेंडरी मैसेंजर का काम करता है, ये भी सही है। इट एक्टिवेट्स स्पेसिफिक साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेजेस, ये प्रोटीन काइनेजेस है, ये भी सही है। इट प्रोवाइड सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेल, ये सेल्स के लिए एनर्जी प्रोवाइड कराता है, मतलब ये फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट हुआ क्योंकि साइक्लिक एमपी जो होता है वो एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराता है। तो इसका सही आंसर फोर्थ होगा क्योंकि फोर्थ ही आंसर इनकरेक्ट गलत है। फिर नेक्स्ट देखिए 20 ऑप्शन, डाई एसिल ग्लिसरॉल इज़ टू एक्टिवेट। डाई एसिल ग्लिसरॉल जो होता है, डाई एसिल ग्लिसरॉल किसको एक्टिवेट करता है? ये प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेट करता है, ना ही प्रोटीन फॉस्फोलाइपेज ए को भी एक्टिवेट करता है, ना ही फॉस्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट करता है, ना ही प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करता है, ये ओनली प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग गैस फंक्शन एज सिग्नलिंग मॉलिक्यूल इन द ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम में कौन सी गैस सिग्नलिंग का काम करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, नाइट्रिक ऑक्साइड। इसका सही आंसर है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड की हम सिग्नलिंग पढ़ते हैं, न्यूरॉन से सिग्नल इपिथेलियल सेल्स को मिलता है, जिसमें हमने नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग पढ़ते हैं कि इपिथेलियल सेल को सिग्नल मिलता है, फिर इपिथेलियल सेल में आर्जिनिन से साइट्रोलिन और नाइट्रस ऑक्साइड बनता है। वो नाइट्रस ऑक्साइड क्या होती है? स्मूथ सेल्स में डिफ्यूज़ हो जाती है और वहाँ पे सिग्नलिंग करा के वेसोडाइलेशन कराने का काम करती है। तो 18 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। फिर 19 में 19 का हमने अभी एक देख लिया था, ये दोबारा से आ गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं। अब 16 देखिए 16 में देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द इनएबिलिटी ऑफ ए स्पेसिफिक एनिमल सेल टू रिड्यूस द कैल्शियम कंसंट्रेशन इन इट्स साइटोसोल कंपेयर्ड विद द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, तो देखो ब्लॉकेज ऑफ साइनेप्टिक सिग्नल्स, नहीं, ये नहीं होता है। ब्लॉकेज ऑफ साइनेप्टिक सिग्नल नहीं करेगा। लॉस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, सिग्नलिंग ही नहीं चलेगी, तो ये भी गलत है। साइनेप्टिक सिग्नल ब्लॉकेज हो जाए तब भी ये नहीं चलेगा। उसका इनसफिशिएंट एटीपी लेवल इन द साइटोप्लाज्म, हाँ ये ऑप्शन करेक्ट है। जब साइटोप्लाज्म में एटीपी का लेवल इनसफिशिएंट हो जाता है तब कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम चैनल जो होते हैं वो कैल्शियम चैनल एटीपी डिपेंडेंट चैनल होते हैं, उनको एटीपी की आवश्यकता होती है, और एटीपी की आवश्यकता होती है तो इनसफिशिएंट एटीपी लेवल इन साइटोप्लाज्म हो जाता है। इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिग्नलिंग मॉलिक्यूल? सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, अब इसका देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, इथाइलिन और ऑक्सीजन, इसमें सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का काम कौन नहीं करता है ये देखना है। देखो इथाइलिन प्लांट में हार्मोन्स का काम करती है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है। नाइट्रस ऑक्साइड ये वेसोडाइलेशन में सिग्नलिंग का काम करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी सिग्नलिंग का काम करती है, ये भी वेसोडाइलेशन कराने का काम करती है। ऑक्सीजन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो सिग्नलिंग कराने का काम नहीं करता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 देखिए 15 को प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन इज पार्ट ऑफ मोस्ट पाथवे ऑफ इंट्रासेलुलर सिग्नल ट्रांसडक्शन।
protein phosphorylase is part of most pathways of intracellular signal transduction. All of the following statement about phosphorylation are correct except, मतलब phosphorylation statement के लिए क्या करेक्ट है एक को छोड़ के. phosphorylation can be on serine और threonine. सेरीन और थ्रियोनिन बिल्कुल सही है. हाँ, सेरीन और थ्रियोनिन जब हम सिग्नलिंग पढ़ते हैं तो सेरीन और थ्रियोनिन का फॉस्फोराइलेशन कराया जाता है. सही है. फॉस्फोराइलेशन चेंजेस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द प्रोटीन, ये भी करेक्ट है, क्योंकि जब प्रोटीन में कोई कहीं सेरीन और थ्रियोनिन है उसका फॉस्फोराइलेशन हो जाता है तो या तो प्रोटीन एक्टिवेट हो जाती है या प्रोटीन इनएक्टिवेट हो जाती है, तो चेंज लाने का भी काम होता है. थर्ड ऑप्शन देखिए, प्रोटीन काइनेज कैस्केड रिजल्ट इन एम्प्लीफिकेशन ऑफ द सिग्नल, यही गलत है. प्रोटीन काइनेज जो कैस्केड होता है सिग्नल का एम्प्लीफिकेशन करने का काम नहीं करता, क्योंकि सिग्नल का एम्प्लीफिकेशन कुछ नहीं होता है. सिग्नल आता है, सीधा सिग्नल आएगा, ऐसे रिसेप्टर के ऊपर बाइंड कर जाएगा और नीचे कैस्केड सिग्नल चलने लगता है. अब प्रोटीन काइनेज जो होते हैं वो सिग्नल का एम्प्लीफिकेशन नहीं करा सकते. नेक्स्ट देखो, टायरोसिन काइनेज आर ऑलवेज पार्ट ऑफ द रिसेप्टर प्रोटीन, ऑलवेज पार्ट ऑफ द रिसेप्टर प्रोटीन. टायरोसिन का, हाँ ये सही है, ऑलवेज भी लगा है और फिर भी ये ऑप्शन सही भी है. टायरोसिन काइनेज होते रिसेप्टर प्रोटीन का पार्ट होते हैं. इसका सही ऑप्शन थर्ड गलत है, और गलत है तभी थर्ड ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि एक्सेप्ट पूछा है उन्होंने. 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 का अगर देखें तो करेक्ट आंसर का तो इसमें मार्क है, लेकिन फिर भी हमें आंसर देखना है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फैमिलियल हाइपरकोलेस्टेमिया इज़ फॉल्स. फैमिलियल हाइपरकोलेस्टेमिया के लिए कौन सा ऑप्शन फॉल्स है, गलत है. नेक्स्ट देखिए फैमिलियर हाइपरकोलेस्टेमिया इज़ कॉज्ड बाय ए डिफेक्ट इन मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, एकदम सही. क्या होता है कि फैमिलियर हाइपरकोलेस्टेमिया में जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में जो उसके रिसेप्टर जो उसके डिफेक्ट हो जाता है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में. फैमिलियर हाइपरकोलेस्टेमिया कैन कॉज अर्ली हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक, बिल्कुल सही है कि क्या होता है फैमिलियर हाइपरकोलेस्टेमिया में हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक भी आता है, क्योंकि फैमिलियर हाइपरकोलेस्टेमिया में क्या होता है कि ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि उसके जो रिसेप्टर्स होते हैं उनका नंबर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कम हो जाता है. जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो क्या होगा कि सेल के अंदर कोलेस्ट्रॉल जा नहीं पाएगा, और जब कोलेस्ट्रॉल नहीं जा पाएगा तो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, और जब ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाएगा, और ब्लड में जब बढ़ जाएगा तो ब्लड की जो कैपिलरीज होती है, हार्ट के अंदर कैपिलरीज होती है, उनमें लिपिड जाके कोलेस्ट्रॉल जाके उनको ब्लॉकेज कर देता है, और जब वो वेसल्स ब्लॉकेज हो जाती है तो हार्ट अटैक आ जाता है. ये भी सही है. सफर्स फ्रॉम दिस डिजीज़ हैव हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल इन देयर लिवर सेल्स, यही गलत है, क्योंकि ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा है और जो कोलेस्ट्रॉल है उसको सेल अपटेक ही नहीं कर पा रही, क्योंकि उसका रिसेप्टर नहीं है, और जब रिसेप्टर नहीं उसको सेल के अंदर जा ही नहीं पाएगा लिपिड मॉलिक्यूल. क्या लिवर सेल के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ पाएगा? नहीं. यही थर्ड फॉल्स है, मतलब गलत है. गलत है तो सही है. फैमिलियर हाइपरकोलेस्टेमिया कैन बी ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट म्यूटेशन, एकदम सिंगल पॉइंट म्यूटेशन, ये भी सही है. ये कैन भी लगा है इसलिए. वैसे ये फैमिलियर हाइपरकोलेस्टेमिया डिजीज़ जो होती है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ होती है, लेकिन अगर जो जीन लेवल पर जो हाइपरकोलेस्टेमिया का रिसेप्टर है उस रिसेप्टर को बनाने वाले जो जीन है उसमें अगर पॉइंट म्यूटेशन करा दिया जाए तो रिसेप्टर काम नहीं कर पाएगा, और रिसेप्टर काम नहीं कर पाएगा तो लिपिड को अंदर अपटेक नहीं किया जाएगा, और लिपिड और कोलेस्ट्रॉल एक ही बात होती है, तो वो अपटेक नहीं होगा तो क्या होगा, हाइपरकोलेस्टेमिया डिजीज कॉज हो जाएगी. तो फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट है क्योंकि उन्होंने केन भी लगाया है, मतलब कि सिंगल पॉइंट म्यूटेशन करा के भी फैमिलियर हाइपरकोलेस्टेमिया कराया जा सकता है. और फैमिलियर हाइपरकोलेस्टेमिया जो है एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ है. नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग
नॉट ए सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, जो हमने देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिसमैच। कौन सा मिसमैच है? मिसमैच के लिए देखें, डाई एसिल ग्लिसरॉल सिंथेसिस फॉस्फोलाइपेज ए, क्रैब फॉस्फोराइलेशन प्रोटीन काइनेज ए, जीटीपी हाइड्रोलिसिस रास, इंक्रीज ऑफ साइटोसोलिक कैल्शियम आयन IP3। तो IP3 जो होता है वो कैल्शियम आयन का लेवल को बढ़ाने का काम करता है, बिल्कुल सही है। IP3 आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है और फिर कैल्शियम चैनल खुल जाता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन साइटोसोल में आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है, बिल्कुल सही। रास जीटीपी हाइड्रोलिसिस, ये भी सही है। जब रिसेप्टर के ऊपर रास में पाथवे में हम देखते हैं कि रिसेप्टर के ऊपर कोई सिग्नल आके बाइंड करता है, तो रास में जो G-alpha-S प्रोटीन होती है वो रास प्रोटीन को GDB से GDB में चेंज करता है, ये भी सही है। प्रोटीन काइनेज ए क्रैब का फॉस्फोराइलेशन कराता है, ये भी सही है। फॉस्फोलाइपेज ए डाई एसिल ग्लिसरॉल का सिंथेसिस करता है, ये ऑप्शन फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है, मिसमैच है। फॉस्फोलाइपेज ए नहीं होता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स। कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मेम्ब्रेन रिसेप्टर, किसके लिए मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर होता है? अब देखो 12 का आंसर, थायरोक्सिन का जो रिसेप्टर होता है वो थायरोक्सिन जो होता है इसका रिसेप्टर जो होता है न्यूक्लियस के अंदर होता है। शायद थायरोक्सिन है, थायरोक्सिन का हार्मोन न्यूक्लियस के अंदर होगा। उसके बाद विटामिन D3 या विटामिन डी ही बोल सकते हैं, उसका भी रिसेप्टर न्यूक्लियस के अंदर होता है। प्रोगेस्टोन का रिसेप्टर साइटोसोल में होता है। कॉर्टिसोल का भी रिसेप्टर जो होता है वो साइटोसोल में है। लेकिन प्रोस्टाग्लैंडिन का जो रिसेप्टर होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन का रिसेप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होता है, जबकि प्रोस्टाग्लैंडिन एक नॉन पोलर हार्मोन है, फिर भी इसका रिसेप्टर जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होता है। 12। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 का ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिपिड विथ ए सिग्नल ट्रांसड्यूसिंग एक्टिविटी। कौन सा एक लिपिड मॉलिक्यूल है और सिग्नल ट्रांसड्यूसिंग एक्टिविटी में काम करता है? फॉस्फोटाइडल सेरीन, नो। फॉस्फोटाइडल सेरीन नहीं होता है। फॉस्फोटाइडल इथेनॉल 5 नहीं। फॉस्फोटाइडल इनोसिटोल 4,5 बिसफॉस्फेट, ये एकदम करेक्ट। अभी हमने आगे पढ़ा, इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं IP3, फॉस्फोटाइडल इनोसिटोल 4,5 बिसफॉस्फेट, IP3। और IP3 जो होता है वो कैल्शियम चैनल को खोलने का काम करता है। IP3 आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, IP3 रिसेप्टर से बाइंड करता है और कैल्शियम चैनल को खोलने का काम करता है, तो इसका ऑप्शन 3 इज करेक्ट। फॉस्फोलाइपेज A2 भी नहीं होता है। नेक्स्ट ऑप्शन 10 का देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर जनरली डू नॉट यूज सेकेंडरी मैसेंजर ड्यूरिंग सिग्नलिंग प्रोसेस। Which one of the following receptor generally do not use secondary messenger during signaling process? 10 नंबर। अब 10 का देखो तो GPCR रिसेप्टर बिल्कुल काम करता है, इसमें सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं, हमने पढ़ा है। RT के पाथवे में भी होते हैं, जैक स्टेट पाथवे में भी होते हैं, लेकिन NRT के पाथवे में नहीं होते। नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। NRTK में क्या होता है, सेकेंडरी मैसेंजर्स नहीं होते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर का यूज़ नहीं किया जाता है। 10 का ऑप्शन 3 करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यूकैरियोट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकेंडरी मैसेंजर। कौन सा सेकेंडरी मैसेंजर नहीं है? देखिए IP3 कैल्शियम आयन चैनल को ओपन करने का काम करता है। कैल्शियम आयन सेकेंडरी मैसेंजर का काम करता है। कैल्शियम आयन 4 काल मॉड्यूलिन प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाते हैं और सेकेंडरी मैसेंजर का काम करते हैं। डाई एसिल ग्लिसरॉल भी
डाईएसिल ग्लिसरॉल मेटाबॉलिक पाथवे को एक्टिवेट करने का काम करता है, ये भी 6 ऑप्शन करेक्ट है। PIP2 जो होता है फॉस्फोइनोसिटॉल बिसफॉस्फेट, ये सेकेंडरी मैसेंजर का काम नहीं करता है, PIP2 नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन सेल सिग्नलिंग प्रोसेस, कौन सा सेल सिग्नलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है? सेल सिग्नलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है, हेलिक्स टर्न हेलिक्स नहीं, ये तो प्रोटीन है, नहीं काम करेगी। जिंक फिंगर नहीं काम करता है। साइटोक्रोम P450 नहीं करता है, लेकिन प्रोटीन काइनेज सी ये करता है। प्रोटीन काइनेज सी सेकेंडरी मैसेंजर का काम करता है, इसलिए प्रोटीन काइनेज सी ऑप्शन करेक्ट है। जिंक फिंगर मोटिव जो होता है, जैसे आपने न्यूक्लियर सिग्नलिंग में पढ़ा होगा, तो न्यूक्लियर सिग्नलिंग में हम देखते हैं कि जहाँ पे जिंक फिंगर मोटिव होता है, ऐसे जिंक आयन होते हैं चारों तरफ से सिस्टीन अमाइनो एसिड के साथ, ऐसे सिस्टीन अमाइनो एसिड के साथ बाइंड हो जाते हैं, और बाइंड होने के बाद ये किसी डीएनए के ऊपर बाइंड कराने का काम करते हैं। जिंक जो होते हैं वो डीएनए के ऊपर बाइंड कराने का काम करते हैं। साइटोक्रोम P40 जो होता है, साइटोक्रोम P40 ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या करता है, जो नॉन पोलार मॉलिक्यूल होते हैं उनको पोलार में चेंज करने का काम करता है। हेलिक्स टर्न हेलिक्स की प्रोटीन बनी होती है। तो 4, 3, 1 तीनों इनकरेक्ट है, सेकेंड आंसर इज करेक्ट आंसर। 8 का देखिए, 8 को अगर देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग, नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग में क्या फॉल्स है? 8 में देखिए, एन इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, एकदम सही। इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल भी होता है और इंटरसेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का भी काम करता है नाइट्रस ऑक्साइड। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऐसे इपीथेलियल सेल्स होती है, उसके ऊपर इस तरीके से स्मूथ सेल्स होती हैं, स्मूथ मसल्स होती हैं, और यहाँ से नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है वो बनती है और डिफ्यूज़ हो जाती है स्मूथ सेल्स में। तो इपीथेलियल सेल्स में भी बनती है और अदर सेल्स में भी जाने का काम करती है। तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। सेकेंड करेक्ट है, लेकिन हमसे क्या फॉल्स पूछा गया है, तो फॉल्स देखना है। डीएमिनेशन ऑफ हिस्टिडीन रिजल्ट इन नाइट्रस ऑक्साइड प्रोडक्शन, यही गलत है। हिस्टिडीन अमाइनो एसिड यहाँ नहीं होता है, यहाँ पे होता है आर्जिनिन। आर्जिनिन चेंज होता है ऑर्निथिन और नाइट्रस ऑक्साइड में। आर्जिनिन क्या करता है, ऑक्सीजन और NADPH की प्रेजेंस में नाइट्रस ऑक्साइड सिंथेज एंजाइम की प्रेजेंस में साइट्रोलिन और नाइट्रस ऑक्साइड में चेंज हो जाता है और नाइट्रस ऑक्साइड में सिग्नलिंग कराने का काम करती है। तो सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट है, क्योंकि हिस्टीडीन की जगह क्या होना चाहिए, आर्जिनिन। हमें इनकरेक्ट ही देखना मिल गया, फिर भी आगे और देख लेते हैं। स्टिमुलेट्स ग्वानाइल साइक्लेज टू प्रोड्यूस साइक्लिक GMP, बिल्कुल सही। साइक्लिक GMP, ग्वानाइल साइक्लिक GMP प्रोड्यूस करता है स्मूथ सेल्स में, स्मूथ मसल्स में। कैन बी प्रोड्यूस बाय एक्टिवेटेड न्यूट्रोफिल्स, ये भी सही है, ये न्यूट्रोफिल को एक्टिवेट कर सकता है। तो सेकेंड ऑप्शन इज इनकरेक्ट, इसीलिए सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट नाइट्रस ऑक्साइड गैस, हाँ ये तो अभी हमने देख ही लिया है। नेक्स्ट देखिए 5th नंबर, डाई एसिल ग्लिसरॉल इज नोन टू एक्टिवेट, डाई एसिल ग्लिसरॉल किसको एक्टिवेट करता है? फॉस्फोलाइपेज ए नहीं, फॉस्फोलाइपेज सी नहीं, प्रोटीन काइनेज सी नहीं, फॉस्फोकाइनेज ए। डाई एसिल ग्लिसरॉल जो होता है वो प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेट करने का काम करता है। डाई एसिल ग्लिसरॉल जो होता है ये प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेट करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, एन एक्स्ट्रा सेलुलर लिगेंड विल, थर्ड में देखिए, थर्ड का देखते इलिसिट द सेम रिस्पॉन्स इन वेरियस सेल दैट हैव एन रिसेप्टर फॉर द लाइगेंड, क्या है कि इलिसिट द सेम रिस्पॉन्स इन वेरियस सेल दैट हैव ए रिसेप्टर फॉर द लाइगेंड, नहीं ये तो गलत है,
क्योंकि लिगेंड के लिए रिसेप्टर अदर सेल्स पे भी है, लेकिन उसके अदर सेल रिसेप्टर है नीचे कैस्केड भी होना चाहिए, इसीलिए सेम तो नहीं कर सकता, तो थर्ड इनकरेक्ट। इलिसिट द सेम रिस्पॉन्स बट नो वेरिंग डिग्रीज इन वेरियस सेल्स दैट हैव ए रिसेप्टर फॉर द लाइगेंड, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं है कि लाइगेंड के लिए रिसेप्टर वेरियस सेल में वेरी डिग्री के रिस्पॉन्स करेगा, नहीं। may elicit different responses in various cells that have a receptor for the ligand, बिल्कुल सही, ये थर्ड ही सही है कि डिफरेंट रिस्पॉन्स क्रिएट कराने का काम करता है। कोई डिफरेंट टाइप की सेल्स, अब डिफरेंट टाइप की सेल्स हो तो डिफरेंट टाइप के साइटोप्लाज्म होंगे, और डिफरेंट टाइप के साइटोप्लाज्म होते हैं तो साइटोप्लाज्म पे ही डिपेंड करता है कि न्यूक्लियस में किस जीन को एक्टिवेट कराना है, किसको एक्टिवेट नहीं कराना है। तो इट्स डिपेंड ऑन ये साइटोप्लाज्म जो सिग्नल होते हैं उन पे डिपेंड करता है, तभी डिफरेंट टाइप की सेल्स बनती है। क्योंकि न्यूक्लियस को देखो तो सभी सेल्स में इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, सभी सेल्स में। अगर बॉडी की सभी सोमेटिक सेल को देखा जाए तो सभी सेल्स में इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। अब डिफरेंट टाइप की सेल्स में डिफरेंट टाइप के जीन क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं। तो डिफरेंट टाइप के जीन एक्टिवेट तभी होते हैं क्योंकि रिसेप्टर से, क्योंकि साइटोप्लाज्म से जो सिग्नल जाते हैं वो डिफरेंट सेल्स में अलग अलग होते हैं। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। फोर्थ को भी एक बार देख लेते हैं। इलिसिट द सेम रिस्पॉन्स इन ऑल टाइप ऑफ सेल्स, यही चीज़ गलत हो गई, ऑल टाइप ऑफ सेल्स में सेम रिस्पॉन्स नहीं हो सकते। थर्ड के बाद हाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट को देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोकेमिकल रिएक्शंस इज मोस्ट कॉमनली यूटिलाइज्ड बाय लिविंग सेल्स टू प्रोपोगेट इंट्रासेलुलर सिग्नल। Which of the following biochemical reaction is most commonly utilized by living cell to propagate intracellular signal? इंट्रासेल मतलब सेल के अंदर से कोई सिग्नल आ रहा है। देखो, एसिटाइलेशन, फॉस्फोराइलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन एंड मिथाइलेशन। अब देखिए, सिग्नल उन्होंने दिया है इंट्रासेलुलर, नॉट इंटरसेलुलर। Which of the following biochemical reaction is most commonly utilized by living cell to propagate intracellular signal? सेल के इंट्रासेलुलर सिग्नल को प्रोपेगेट करने के लिए कौन सी सेल मोस्टली? डीकार्बोक्सिलेशन, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये तो फालतू का ही ऑप्शन है, डीकार्बोक्सिलेशन का कोई मतलब नहीं है। फॉस्फोराइलेशन, एसिटाइलेशन, एसाइलेशन जो होता है ये मोस्टली डीएनए के ऊपर करते हैं। एसाइलेशन और डी एसिटाइलेशन जो होता है ये, सॉरी, डीएनए के ऊपर नहीं, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर है, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर किया जाता है, तो सिग्नल का तो काम है नहीं यहाँ पे। फॉस्फोराइलेशन भी मोस्ट कॉमनली यूज होता है। मिथाइलेशन, वन का ऑप्शन नहीं, मिथाइलेशन भी ये डीएनए के ऊपर होता है, मिथाइलेशन डीएनए का होता है। एसिटाइलेशन जो होता है वो हिस्टोन प्रोटीन का होता है। डीकार्बोक्सिलेशन का कोई यहाँ पे मतलब ही नहीं, तो मोस्टली फॉस्फोराइलेशन होने का काम होता है। फर्स्ट का आंसर सेकंड होगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जीपीसीआर से बाइंड होता है तो ग्रेप 2 प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन होता है। आरटी के ग्रेप जीपीसीआर में, सॉरी, जी-अल्फा-एस प्रोटीन जीटीपी से जीडीपी में चेंज हो जाता है तो आगे फॉस्फोराइलेशन होने का होता है। जब आप आरटी के पढ़ते हैं, एनआरटी के पढ़ते हैं तो वहाँ पे फॉस्फोराइलेशन होने का काम होता है। तो मोस्टली फॉस्फोराइलेशन इस कॉमन होता है। वन का सेकेंड, एसाइलेशन डीएनए का, एसाइलेशन सॉरी हिस्टोन प्रोटीन का, मिथाइलेशन डीएनए का, डीकार्बोक्सिलेशन फालतू लिख दिया, फॉस्फोराइलेशन रिसेप्टर्स के होते हैं। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर इज नॉट ए सिग्नलिंग रिसेप्टर? कौन सा सिग्नलिंग रिसेप्टर नहीं है? साइटोकाइन रिसेप्टर, हाँ होता है। कीमोकाइन रिसेप्टर, बिल्कुल होता है। टी सेल रिसेप्टर भी होता है। मेनोज रिसेप्टर नहीं होता। मेनोज एक शुगर का नाम है, आपने लोगों ने पढ़ा होगा, सुक्रोज, लैक्टोज, ऐसे ही मेनोज। तो मेनोज शुगर है, इसका कोई रिसेप्टर नहीं होता है। तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। थैंक यू सो मच।